दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एआई कंट्रोलिया में। आज इस वीडियो में जानेंगे इतिहास के ऐसे महान राजा के बारे में जिनके शरीर पर 80 घाव होने के बाद भी शत्रु उनसे डरते थे, उनके सामने टिक भी नहीं पाते थे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना। तो बिना देर के शुरू करते हैं ये ऐतिहासिक गाथा। भारत की पावन धरती पर कई वीरों ने जन्म लिया, पर एक ऐसा राजा जिसने न एक आंख, न एक कान, न एक हाथ, न एक पैर होने के बावजूद मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, दिल्ली का तख्त हिलाकर रख दिया। वह थे मेवाड़ के सूरवीर महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास राणा सांगा के नाम से जानता है। 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में महाराणा रायमल के घर जन्मे राणा सांगा ने अपने वीरता भरे जीवन से भारत का इतिहास बदल दिया। उनके शरीर पर 80 घाव लगे, फिर भी वे मुगलों से लड़ते रहे। एक हाथ, एक आंख, एक कीमती खजाना खोने के बाद भी वे रणभूमि में दुश्मनों के लिए काल बन गए। महाराणा रायमल के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पृथ्वीराज, जिन्हें फ्लाइंग प्रिंस कहा जाता था क्योंकि उनकी आक्रमण की गति बिजली सी थी। उन्होंने टोडावर पर लल्ला खान पठार को हराकर सोलंकियों को उनका राज्य लौटाया और तारा राजकुमारी से विवाह किया, जिनके नाम पर अजमेर का तारागढ़ किला प्रसिद्ध है। दूसरे थे जयमल, तलवारबाजी में माहिर और सूरवीर। और तीसरे राणा कुंभा के पौत्र राणा सांगा, जिनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। राणा सांगा ने 1509 में 27 वर्ष की आयु में मेवाड़ की गद्दी संभाली। राणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1527 तक रहा। इन्होंने इब्राहिम लोदी, बाबर और मोहम्मद खिलजी जैसे शक्तिशाली शासकों से युद्ध लड़े और कभी हार नहीं मानी, इसलिए इन्हें संग्राम जीतने वाला संग्राम सिंह कहा गया। राणा सांगा की पत्नी का नाम करुणावती था। उनके 4 पुत्र थे, रतन सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, भोजराज और विक्रमादित्य। उन्होंने सभी राजपूतों को एकजुट कर विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ खड़ा किया। उनके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। राणा सांगा ने दिल्ली, गुजरात और मालवा के शासकों से मेवाड़ की रक्षा की। उनके शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी वे लंगड़ाते हुए और एक आंख के साथ रणभूमि में दुश्मनों पर काल बनकर उतरते थे, इसलिए उन्हें मानव खंडर भी कहा गया। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर से उनका संघर्ष ईडर के कारण हुआ। ईडर के राव भांडन के पुत्र सूर्यमल और भीम में गद्दी को लेकर विवाद था। सूर्यमल के बेटे रायमल ने मेवाड़ में शरण ली। राणा सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई रायमल से की और 1516 में रायमल को ईडर का तख्त दिलवाया। इससे सुल्तान मुजफ्फर नाराज हुआ। उसने निजामुद्दीन, मुबारिस उल मुल्क और फिर मलिक अयाज को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा, पर सभी को राणा सांगा ने धूल चटाई। राणा सांगा ने मालवा के मोहम्मद खिलजी को हराकर आगरा के पास टीलिया घाट तक साम्राज्य विस्तार किया। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को भी 1517 में पतौली के युद्ध में हराया, जिसे आज कोटा के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में उनका बायां हाथ कट गया और घुटने में भी तीर लगने से वो लंगड़े हो गए। 1518 में इब्राहिम लोदी ने मियां माखन के नेतृत्व में एक और सेना भेजी, पर राणा सांगा ने उसे भी परास्त किया। उन्हें मांडू के सुल्तान मोहम्मद को हराकर बंदी बनाया, पर उदारता दिखाते हुए उनका राज्य लौटा दिया। क्या राणा सांगा ने बाबर से हाथ मिलाया था? कुछ लोग उन्हें गद्दार कहते हैं, पर सच्चाई यह है कि राणा सांगा ने बाबर का संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया था। अक्सर राणा सांगा पर आरोप लगता रहता है कि उन्होंने बाबर को भारत बुलाया था। कहा जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को न्योता देकर भारत को मुगलों का गुलाम बना दिया। हाल ही में विवाद तब और गहरा हुआ जब कुछ नेताओं ने उन्हें गद्दार करार दिया। गद्दार कहने की वजह थी बाबर को भारत पर हमला करने का निमंत्रण देना। इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे। अब सवाल यह है कि राणा सांगा ने सचमुच बाबर को भारत बुलाया था? यह बात हमें कहां से पता चलती है और इसमें कितनी सच्चाई है? वह कौन सी बात है जो कुछ पंक्तियों के पीछे हमेशा दबी की दबी रह जाती है और आपको सच तक पहुंचने नहीं देती? क्या राणा सांगा को बाबर जैसे लड़ाके की वाकई जरूरत थी? अगर राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था तो फिर दोनों आपस में भिड़े क्यों? क्या राणा सांगा राजपूतों के लिए सूरवीर थे या फिर गद्दार? आज इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। औरंगजेब को लेकर जिस तरह का विवाद है कि वह एक कट्टर बादशाह था जिसने हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार किए, उसी तरह राणा सांगा पर लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने बाबर को भारत बुलाया।
इस बात का जिक्र खुद बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में किया है। बाबरनामा में बाबर ने राणा सांगा की तारीफ के साथ साथ एक घटना का उल्लेख किया है। वे लिखते हैं कि जब वे काबुल में थे तब राणा सांगा ने एक दूत के जरिए चिट्ठी भेजी थी। बाबरनामा के अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार चिट्ठी में लिखा था, यदि माननीय बादशाह उस तरफ से दिल्ली की तरफ आएंगे तो मैं इस तरफ से आगरा की ओर बढ़ूंगा। इसी आधार पर कहा जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया। इसके अलावा अकबरनामा, फरिश्ता की तारीख फरिश्ता, जेम्स स्टोन की एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और निजामुद्दीन अहमद की तारीख अकबरी जैसी किताबों में भी इस बात का जिक्र मिलता है। लेकिन क्या बाबर और इन इतिहासकारों ने जो लिखा वह पूरी तरह सच है या कहानी में कुछ और छिपा है? इसे समझने के लिए हमें कहानी को शुरू से देखना होगा। राणा सांगा की कहानी ऐसी है कि अगर आप इसे लिखें तो यकीन करना मुश्किल हो जाए। उन्होंने राजपूतों को एकजुट करने के लिए 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। इन लड़ाइयों में उनके शरीर पर 80 घाव थे। एक पैर, एक हाथ और एक आंख खोने के बावजूद उनकी जंग लड़ने की जिद ऐसी थी कि बड़े बड़े योद्धा उनके सामने पानी भरते थे। जेम्स स्टोन ने राणा सांगा को राजपूतों की आखिरी उम्मीद बताया और बाबर ने बाबरनामा में लिखा कि राजा विक्रमादित्य के बाद राणा सांगा भारत के सबसे बहादुर राजा थे। उनके नेतृत्व में मेवाड़ राजपूताना का सबसे ताकतवर राज्य बना। इसलिए जब बाबर दावा करते हैं कि राणा सांगा ने उन्हें भारत बुलाया तो संदेह होता है। बाबर बाबरनामा में लिखते हैं कि राणा सांगा के दूत उनके पास आए और कहा कि वे इब्राहिम लोदी पर उस तरफ से हमला करें और राणा सांगा आगरा की ओर से हमला करेंगे। लेकिन राणा सांगा ने धोखा दिया और पानीपत की लड़ाई में बाबर की मदद नहीं की। यही वजह है कि बाद में दोनों के बीच खानवा की लड़ाई हुई। बयाना की लड़ाई में बाबर की हार हुई थी, लेकिन खानवा में राणा सांगा हार गए। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा की किताब मेवाड़ और मुगल सम्राट में लिखा है कि राणा सांगा ने कोई दूत नहीं भेजा, बल्कि बाबर ने खुद राणा सांगा से मदद मांगी थी। यह संस्करण मेवाड़ के दैनिक बुलेटिन पर आधारित है जो राजघराने के पुरोहित लिखते थे। इसमें बताया गया है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा से संपर्क किया और शर्त रखी कि वह दिल्ली पर हमला करेगा और राणा सांगा को आगरा की ओर बढ़ना होगा। राजा शिलादित्य की सलाह पर राणा सांगा ने बाबर के दूत के साथ एक पत्र भेजा, जिसके बाद बाबर भारत आया। क्या राणा सांगा और बाबर के बीच समझौता हुआ था? यह बात तय है कि राणा सांगा और बाबर के बीच समझौता हुआ था। यह सिर्फ बाबरनामा से ही नहीं बल्कि हसन खान मेवाती के साथियों से भी पता चलता है, जो खानवा की लड़ाई में बाबर के खिलाफ लड़े थे। लेकिन दोनों एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाते हैं। बाबर का आरोप है कि राणा सांगा ने पानीपत की लड़ाई में उनकी मदद नहीं की और राणा सांगा का आरोप है कि बाबर ने कालपी, बयाना और धौलपुर पर कब्जा न करने का वादा किया था, लेकिन उसने इन जगहों पर कब्जा कर लिया। क्या बाबर को राणा सांगा की जरूरत थी? जीएन शर्मा तर्क देते हैं कि बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के सामने कमजोर थी। उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। बाबर को उज्बेकों ने फरगना और समरकंद से बेदखल कर दिया था और वह भारत में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। उसे डर था कि अगर अफगान और राजपूत एकजुट हो गए तो दिल्ली पर उसका कब्जा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाबर को राणा सांगा की मदद की जरूरत थी। खानवा की लड़ाई में राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी का बेटा महमूद लोदी भी लड़ा, जो बाबर के डर को सही साबित करता है। क्या राणा सांगा को बाबर की जरूरत थी? राणा सांगा को बाबर की जरूरत नहीं थी। उन्होंने राजपूतों को एकजुट किया और एक शक्तिशाली राजपूत संघ बनाया। उनका मुख्य दुश्मन इब्राहिम लोदी था। 1517 में खातौली के युद्ध और 1518 में धौलपुर के युद्ध में राणा सांगा ने लोदी को बुरी तरह हराया था। ये युद्ध चित्तौड़ से 450 किलोमीटर दूर लड़े गए थे, यानी राणा सांगा ने लोदी को उसके घर के पास हराया। बाबरनामा में भी इन जीतों का जिक्र है। ऐसे में 2 बार हारे हुए लोदी को हराने के लिए राणा सांगा को बाबर जैसे लड़ाके की क्या जरूरत थी? राणा सांगा को गद्दार क्यों कहा जाता है? राणा सांगा को गद्दार कहने की वजह यह है कि उस समय भारत में लोदी वंश का शासन था, जो एक क्षेत्रीय शासन था। राणा सांगा ने अगर बाबर के साथ गठबंधन किया तो यह किसी अखिल भारतीय सरकार के खिलाफ नहीं था। मध्यकाल में युद्ध राजनीति हितों और साम्राज्य विस्तार के लिए लड़े जाते, न कि धर्म आधार पर। राणा सांगा का मकसद अपने राज्य को सुरक्षित रखना और विस्तार करना था, लेकिन बाबर और राणा सांगा दोनों ही महत्वाकांक्षी थे। राणा सांगा चाहते थे कि बाबर उत्तर पश्चिम हिस्से तक सीमित रहे ताकि उनका राजपूताना सुरक्षित रहे, लेकिन बाबर की महत्वाकांक्षा इससे कहीं बड़ी थी। यही वजह है कि दोनों के बीच समझौता टूटा और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध में दोनों सेनाएं बराबर थी, लेकिन राणा सांगा के सहयोगी सिलहदी ने अपनी 30,000 घुड़सवार सेना के साथ बाबर का साथ दे दिया। इस विश्वासघात से राणा सांगा को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी।
युद्ध के दौरान एक तीर या गोली लगने से राणा सांगा बेहोश हो गए और बाबर की जीत हुई। कुछ समय बाद राणा सांगा की मृत्यु हो गई। जीएन शर्मा का कहना है कि बाबर ने राणा सांगा के दूत भेजने की बात खानवा की लड़ाई को जायज ठहराने के लिए लिखी। बाबर यह दिखाना चाहता था कि राणा सांगा ने समझौता तोड़ा, इसलिए उसने हमला किया। शर्मा यह भी कहते हैं कि बाबरनामा में बाबर ने हमेशा सच नहीं लिखा। उदाहरण के लिए बाबर ने लिखा कि पानीपत में इब्राहिम लोदी के पास 12,000 सैनिक थे, जबकि आधुनिक शोध बताते हैं कि लोदी की सेना बहुत बड़ी थी। क्या राणा सांगा गद्दार थे? राणा सांगा को गद्दार कहना उचित नहीं है। मध्यकाल में गठबंधन राजनीति हितों के लिए बनते थे, न कि धार्मिक भावनाओं के आधार पर। उदाहरण के लिए हसन खान मेवाती मुस्लिम राणा सांगा के साथ लड़े, जबकि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत जो हिंदू थे इब्राहिम लोदी के पक्ष में लड़े और बाबर के खिलाफ शहीद हुए। उस समय धर्म से ज्यादा राजनीति महत्वाकांक्षाएं मायने रखती थी। इतिहासकार इस बात पर ध्यान देते हैं कि राणा सांगा और बाबर के संबंधों ने उस समय की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया। राणा सांगा ने अपने राज्य को बचाने और विस्तार करने के लिए जो फैसले लिए वे उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से सही थे। राणा सांगा न तो गद्दार थे, न ही केवल एक सूरवीर, वे एक कुशल शासक थे जिन्होंने अपने राज्य के हितों को सर्वोपरि रखा। बाबर को भारत बुलाने का सवाल आज भी विवादों में है, लेकिन यह साफ है कि बाबर को राणा सांगा की जरूरत थी, न कि राणा सांगा को बाबर की। खानवा की हार के बावजूद राणा सांगा की वीरता और नेतृत्व ने उन्हें राजपूत इतिहास में अमर कर दिया। बाबर चाहता था कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसका साथ दे, पर राणा सांगा ने मना कर दिया। 1526 में जब बाबर ने सोनीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया, तब राणा सांगा ने बाबर से युद्ध का फैसला किया। 1527 में खानवा के मैदान में राणा सांगा और बाबर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राणा सांगा के साथ हसन खान, उलियान मेवाती, मोहम्मद लोदी और कई राजपूत अपनी सेनाएं लेकर शामिल हुए। बाबर के पास 2 लाख सैनिक और गोला बारूद का जखीरा था, जबकि राणा के पास साहस और वीरता। बाबर ने लोधी सेनापति को लालच देकर राणा सांगा के साथ गद्दारी करवाई। युद्ध से राणा सांगा बुरी तरह घायल हुए, उनके शरीर पर 80 घाव लगे, फिर भी वे डटकर लड़े। बाबर भी उनकी वीरता से दंग रह गया। गद्दारी के कारण राणा सांगा की सेना हार गई, ये बेहोश हो गए और उनकी सेना उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले आई। होश में आने पर उन्हें फिर से युद्ध की ठानी और चित्तौड़ न लौटने की कसम खाई, पर कुछ सामंतों ने, जिनके मन में सत्ता की लालसा थी, राणा सांगा को जहर दे दिया। 30 जनवरी 1528 को कालपी में उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार मांडलगढ़, आज का भीलवाड़ा में हुआ, जहां उनकी छतरी बनाई गई। राणा सांगा के बाद उनके पुत्र रतन सिंह द्वितीय गद्दी पर बैठे, पर जल्दी वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर उदय सिंह द्वितीय शासक बने, जिनके वंश में महाराणा प्रताप जैसे सूरवीरों ने जन्म लिया। महाराणा सांगा के समय मेवाड़ समृद्ध था, जिसकी सालाना आय 10 करोड़ थी। उन्होंने मेवाड़ की उन्नति और रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। राणा सांगा जैसा वीर न कभी जन्मा न कभी जन्मेगा, वे अमर हैं। उनके बलिदान ने मेवाड़ को गौरव दिया और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को प्रेरणा दी। तो दोस्तों, ये थी महाराणा सांगा की वीर गाथा। अगर आपको यह वीर गाथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वीर शिरोमणि राजाधिराज महाराणा सांगा की जय, महाराणा संग्राम सिंह अमर रहे। अगर आप ऐसे ही भारत के सूरवीरों की कहानियां जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AI कनरोलिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक नई वीर गाथा के साथ। जय हिंद।